नाजरीन आदाब, मैं हूँ युसरा और आप देख रहे हैं MMC न्यूज़ इंडिया। नाजरीन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सच्ची और अच्छी खबरें सबसे पहले देख सकें। नाजरीन, आज हमारे साथ ख़ास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी साहब। नाजरीन, आज हम उनसे कुछ ख़ास बातचीत करेंगे। मुमताज़ साहब, माइनॉरिटी मीडिया सेंटर में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। जी शुक्रिया बहुत बहुत। मुमताज़ साहब, जम्मू कश्मीर के मसले पर जो मीटिंग हुई है, क्या वाकई ये मुस्बत नतीजा निकलेगा और वहाँ के असम्बली इंतखाबात कराए जाएंगे और वहाँ मुकम्मल रियासत का दर्जा मिलेगा? आप इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि बातचीत हमेशा जो है वो इसी नज़रिए से की जाती है कि इसके कोई मुस्बत नताइज निकलें। तकरीबन 2 साल के बाद यानी 5 अगस्त 2019 को पार्लियामेंट में कानून पास करके और कश्मीर को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया था और 370 और 35A को ख़त्म कर दिया गया था। और वहाँ के हालात बड़े कशीदा, गिरफ्तारियाँ भी हुई, तमाम लीडरान को नज़रबंद कर दिया गया, इंटरनेट बंद कर दिया गया और जो भी तमाम चीज़ें हैं। खैर, उसके बाद कोरोना आ गया तो सब हर जगह वही सूरत हाल रही, लेकिन नेट नहीं बंद था, कश्मीर में नेट बंद था। इसके बावजूद सब ने देखा कि जब चीज़ें बंद हो जाती हैं और इंसान घर में कैद होता है तो क्या मुश्किलात होती हैं। तो अब जबकि 2 साल बाद एक पहल हुई है, बातचीत का दौर शुरू हुआ है, तो उसके मुस्बत नताइज की ही हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि जो मनफी होना था वो तो हो गया, जो कश्मीरियों को खोना था वो तो खो दिया, चाहे वो 370 हो, चाहे 35A हो, चाहे मुकम्मल रियासत का दर्जा हो, या खुसूसी जो इख्तियारात हैं वो हो, या एतमाद हो सरकार के तईं, तो ये तमाम चीज़ें खो दी गई हैं। तो जब खोने के लिए कुछ ना हो तो उम्मीद यही की जाएगी कि अब जो भी है वो मिलेगा ही। 370 और 35A पर कल बात नहीं हुई क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है, मामला कोर्ट में है, इसलिए उस पर बात नहीं हुई और सरकार भी नहीं चाहेगी कि उस पर बात करे, क्योंकि वो तो बीजेपी के एजेंडे में था उसको ख़त्म करना। जहाँ तक मुकम्मल रियासत का सवाल है तो बीजेपी के एजेंडे में ये नहीं था कि उसको यूनियन टेरिटरी बनाया जाए। अगर ये बीजेपी के मैनिफेस्टो में शामिल होता, उसके एजेंडे में होता, तो शायद इस पर भी बात न होती। लेकिन बीजेपी का आप मैनिफेस्टो उठा लीजिए, कहीं भी ये नहीं है कि हम कश्मीर को 2-3 टुकड़ों में बांटेंगे, ये नहीं है। उससे कोई मकसद भी हल होने वाला नहीं है बीजेपी का, यूनियन टेरिटरी बना करके कोई बहुत बड़ा मकसद। तो कल जो बात हुई उसमें एक चीज़ क्लियर हुई कि जो हदबंदी है, जो इलेक्शन कमीशन को करना है या हो रही है, हो गई है, जो भी है, वो जब मुकम्मल हो जाएगी, चूँकि बीच में कोरोना था और ये वो तो काम नहीं हो पाया है, उसके बाद इलेक्शन कराया जाएगा। अब मीटिंग में ये बात आई कि गुलाम नबी आज़ाद जो कांग्रेस की तरफ से शामिल हुए, उन्होंने कहा कि पहले आप मुकम्मल रियासत का दर्जा उसको दे दें, बहाल कर दें, उसके बाद इलेक्शन कराएं। सरकार की तरफ से ये है कि पहले इलेक्शन हो जाए और उसके बाद जब आप असेंबली में जाएं और उसके बाद जो फैसला लोग लें। तो ये तमाम चीज़ें अभी ज़ेर गौर है, मैं समझता हूँ। तो बात जो हुई है वो एक तो ये कि मुकम्मल रियासत का दर्जा, उसको स्टेटहुड का दर्जा जो है उसको मिले, और दूसरा ये कि वहाँ असेंबली इंतखाबात कराए जाएं। और ये कहा गया कि जब पंचायत के इलेक्शन हो गए कश्मीर में, जब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन हो गए, तो फिर असेंबली के क्यों नहीं हो सकते? आप क्यों रोके हुए?
तो उसका जवाब वही था कि हदबंदी मतलब ये होती है कि असेंबली का दायरा तय किया जाता है, पार्लियामेंट का दायरा तय किया जाता है कि एक जो असेंबली का हल्का है वो उसका दायरा क्या होगा। तो अब अपने हिसाब से सरकार कर रही है, जैसे कि हिंदुस्तान में और जगह यहाँ भी हुआ, और जिस तरीके से हुआ वो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है, हमें मालूम है। लेकिन हम तो यही चाहेंगे कि अच्छी तरीके से हदबंदी हो, कहीं कोई ज़्यादती न हो, कोई ऐसी सियासत न की जाए। लेकिन कुल मिला करके बात ये है कि हमने भी लिखा है कि ये एक मुस्बत आगाज़ है मुज़ाकरे का, और सरकार ने, पीएम ने बुलाया, वहाँ वज़ीर दाखिला अमित शाह भी मौजूद थे, और इधर से गुलाम नबी आज़ाद, फ़ारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और अल्ताफ़ बुखारी और यूसुफ तारिगामी और इस तरीके के बहुत सारे लीडर वहाँ पे पहुँचे। तो मैं समझता हूँ कि सब के चेहरे पर जो एक इत्मीनान था, उससे ये लग रहा है कि हालात जो हैं बेहतर होंगे, और कश्मीर, जाहिर सी बात है कि इस वक्त जो परेशानी है वो, उस परेशानी में जो है वो कमी आएगी, और हम भी यही चाहते हैं, हम दुआ करते हैं कि कश्मीर की जो मुश्किलात है वो दूर हो, और मुश्किल में तो पूरा मुल्क है, वो मुश्किल भी दूर हो। जी मुमताज़ साहब, क्या कश्मीर के हालात बेहतर होंगे, क्योंकि वहाँ जो रोज़ाना गिरफ्तारियाँ अब भी हो रही हैं, क्या उसमें कमी आएगी? देखिए, कल ये भी एक मसला आया, और गुलाम नबी आज़ाद ने जैसा बताया, एक तो ये कि महबूबा मुफ्ती ने भी यही बात कही, यही आज़ाद साहब ने, कि जब 370 को ख़त्म करने का था, 35 को, और ये वो सब, और तो 4 अगस्त को एक तरीके से सीज कर दिया गया था, और बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुई थी, लोगों को नज़रबंद कर दिया गया था। तो गुलाम नबी आज़ाद ने ये कहा कि जो जंगजू हैं उनके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो सियासी और समाजी एक्टिविस्ट हैं और उनको जेल में डाला गया है, बंद कर रखा गया है, कैदी बनाया गया है, उनको कम से कम आज़ाद किया जाए, क्योंकि वो गिरफ्तारियाँ इसीलिए हुई थी कि कहीं कोई प्रोटेस्ट ना हो, कोई हालात ना ख़राब कर दे कुछ नहीं। तो अब तो सीज़ फायर भी है, माहौल भी पुरअमन है, सरहद पर भी अमन है, तो फिर ऐसे में उन लोगों को रिहा कर दिया जाए। यही बात महबूबा मुफ्ती ने भी कही कि जिस तरीके से भाई फ़ारूक अब्दुल्ला, ये सब नज़रबंद थे, तो इनको बहाल किया गया, तो उन लोगों को भी रिहा करना चाहिए। और मैं भी समझता हूँ कि यही एक अच्छा तरीका है, और प्रोटेस्ट जो है वो जमहूरी हक़ है। अगर किसी को लग रहा है, जैसे कल सब ने तकरीबन ये बात कही कि जो 5 अगस्त 2019 को फ़ैसला सरकार ने लिया वो गैर आइनी थी, गैर कानूनी था, क्योंकि अगर आपको यूनियन टेरिटरी बनाना था या जो भी करना था तो वो असेंबली होनी चाहिए थी। कानून यही है हिंदुस्तान का, आइन यही है कि एक असेंबली में ही फ़ैसला लिया जाएगा कि ये यूनियन टेरिटरी रहेगा या मुकम्मल रियासत का दर्जा रहेगा या क्या रहेगा, कोई थोप नहीं सकता। तो और सब ने कहा कि हमारी लड़ाई जारी रहेगी। लेकिन देखिए मसला ये है वहाँ पे, और वहाँ पे क्या, अगर यहाँ भी देख लें आप, और यूपी में देख लें और दूसरी जगहों पे देख लें कि जो यूएपीए के तहत जो गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, जो मतलब अभी आपने देखा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि अगर हक के लिए आवाज़ कोई बुलंद कर रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है, उसको आप दहशतगर्दी की सरगर्मी नहीं कह सकते हैं, उसको आप आतंकवादी गतिविधियां नहीं कह सकते हैं। ऐसे में तो सब आतंकवादी हो जाएंगे, फिर पार्लियामेंट में भी जो बोलेगा वो भी आतंकवादी हो गया। पार्लियामेंट में तो बहुत बहस होती है, चीख पुकार होती है, पार्लियामेंट के बाहर भी लोग धरना देते हैं। तो यही डिफाइन किया कि आप इसमें फ़र्क करें कि कौन सी आतंकवादी गतिविधियां हैं और कौन सी नहीं है। तो ये डिफिनेशन तो कश्मीर में भी तय करनी पड़ेगी। जो दहशतगर्दाना सरगर्मियां हैं उन पे आप लगाम लगाएं, जो दहशतगर्दी फैला रहे हैं उनको आप रोकें, जो पाकिस्तान के इशारे पर काम कर रहे हैं उन पर आप कदगन लगाएं, उनको आप पकड़ें, गिरफ्तार, वो तो ठीक है।
लेकिन ये कि जो बुनियादी हक के लिए अब 370 के लिए अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है और आइन के मुताबिक कर रहा है, भाई सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा ले जाने का क्या मतलब है? प्रोटेस्ट ही तो होता है ये, कि किसी फैसले के खिलाफ जाना कि हम इससे मुतमईन नहीं है, तभी तो सुप्रीम कोर्ट गया। तो क्या जो लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं वो दहशतगर्द हैं? नहीं है, क्योंकि ये तो आइन ने हमें, हिंदुस्तान के आइन ने, संविधान ने हमें ये आज़ादी दे रखी। तो इसलिए जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कल भी सब ने कहा कि हम 370 के लिए लड़ेंगे, 35A के लिए लड़ेंगे, हम लड़ेंगे क्योंकि वो हमारी शिनाख्त है, हम अपनी शिनाख्त को मिटते हुए नहीं देखना चाहते। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि वहाँ पे भी और यहाँ पर भी जो मिसयूज़ हो रहा है UAPA का, वो कम से कम नहीं होना चाहिए। और तो इससे एक अच्छा माहौल बनेगा, जो खुद सरकार चाहती है कि पुरअमन माहौल रहे। तो पुरअमन ऐसे ही रहेगा कि आप बिला वजह किसी को अंदर न करें, क्योंकि आप जैसे ही बिला वजह किसी को अंदर करते हैं तो फिर जो नहीं होता है वो भी बनने की कोशिश और एक गलत मैसेज जाता है, न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि दूसरी जगहों पे। और फिर वो जो दहशतगर्द तंजीमें हैं जो इस तरीके की हैं, वो फीड करती हैं, उनको मौका मिल जाता है चिंगारी में आग लगाने का। ठीक है, एक बारूद का ढेर अगर आप तैयार करेंगे तो कोई भी चिंगारी लगा देगा, तो आप क्यों बारूद का ढेर लगा रहे हैं? तो इसलिए मैं समझता हूँ कि UAPA के तहत जो गिरफ्तारियां हो रही हैं बेगुनाहों की, वो कम से कम नहीं होनी चाहिए। और कंट्रोल करें आप, लेकिन बहुत सलीके से करें, यही दानिशमंदी। जी मुमताज़ साहब, पाकिस्तान के इशू पर भी बात हो रही है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि महबूबा मुफ्ती ने कल बहुत क्लियर किया, उसको बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि इशू नहीं बनाना चाहिए। और जैसा कि उमर अब्दुल्ला ने भी कहा कि बातचीत तो हो रही है, चाहे वो ढके चुपे से हो रही हो, तो बातचीत तो होनी ही चाहिए, बातचीत तो करनी ही चाहिए। और देखिए, कश्मीर का मसला ये है कि उसके बॉर्डर मिला हुआ है, ठीक है, वहाँ पे तिजारत है, काम धंधा है, आना जाना भी लोगों का है, और एक पड़ोसी है। आप पड़ोसी से कब तक बहुत दूर रह सकते हैं? न तो रोज़ उससे आप झगड़ा कर सकते हैं, वरना आपकी भी ज़िंदगी ख़राब होगी, उसकी भी ख़राब होगी, आप भी टेंशन में रहेंगे, वो भी टेंशन में रहेगा। तो जैसा कि बड़ी अच्छी बात कल उमर अब्दुल्ला ने अटल बिहारी वाजपेयी की कोट की, और वो ये कि दोस्त तो बदले जा सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदला जा सकता। तो इस नज़रिए से भी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान से बातचीत करना और एक टेबल पर बैठना, कोई ये नहीं कह रहा है कि आप उसको एक फरीक बना ले, ये सही है कि हमारा कश्मीर का इंटरनल इशू है, लेकिन और जो इश्यूज़ हैं उनको लेकर के बात की जा रही है। और उमर अब्दुल्ला ने तो यहाँ तक कहा कि पाकिस्तान को पहल करनी चाहिए और उसको ये समझना चाहिए कि गोली बंदूक के साथ साथ बातचीत नहीं होगी। तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो जो दहशतगर्दों की हिमायत करता है या जो इन चीज़ों को हवा देता है, वो उसको रोक दे, क्योंकि इससे कोई फ़ायदा नहीं, इससे कोई नतीजा निकलने वाला नहीं। अभी पाकिस्तान में देखिए कि धमाका हो गया दहशतगर्दाना, कल ही धमाका हुआ परसों, तो ये क्या चीज़ है? तो इसलिए मैं समझता हूँ कि दहशतगर्दी से किसी को फ़ायदा नहीं है, कोई इसका नतीजा मुस्बत नहीं निकलने वाला है। आप जो है वो जब तक आप अच्छे माहौल में ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे, जब तक आप अच्छा माहौल कायम नहीं करेंगे, मैं समझता हूँ कि किसी चीज़ का नतीजा जो है वो मुस्बत नहीं होगा। तो इसलिए हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, कश्मीर हो, और भी जो लोग हों, वो इस चीज़ को समझें कि मुश्किलात हमारे सामने, चैलेंजेस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, चाहे वो कोरोना का मामला हो या और दूसरे अभी जो ये क्या बोलते हैं आलमी हिद्दत, जिसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं और उसको उर्दू में आलमी हिद्दत, उसमें जो इजाफ़ा हो रहा है उसकी वजह से बहुत सारी परेशानियां भी आने वाली हैं। तो इंसानों के सामने चैलेंजेस जो है वो कुदरती चैलेंजेस बहुत हैं, उसमें आपस में आप गुत्थिम गुत्था और ये वो, तो उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं। इसलिए मैं समझता हूँ कि
बातचीत ही एक ज़रिया है। जैसा कि यहाँ बातचीत शुरू हुई है, पाकिस्तान से भी बातचीत शुरू होनी चाहिए और हिंदुस्तान ने हमेशा पहल की है। मैं इसकी तारीफ़ करूँगा कि किसी की भी हुकूमत रही हो, हमेशा जो है वो पहल हुई है। और हमारे मौजूदा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तो हद ही पार कर दी थी। अब हद पार कर देना मैं कोई मुहावरा नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल सही कह रहा हूँ, क्योंकि जब नवाज शरीफ थे तो हद पार करने का मतलब ये कि वो यूं ही चले गए, ऐसे ही घूमते टहलते जैसे लोग नहीं चले जाए, ऐसे ही चले गए तो नवाज शरीफ से मिलने। तो मतलब ये अच्छी बात है। तो फिर एक बार ऐसे ही चले जाइए, कुछ कर लीजिए, इसी टाइप का माहौल अच्छा हो जाए। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि हर चीज़ को आप सियासत के नज़र से नहीं देखें। कुछ चीज़ें जो हैं वो हमारे माशरे के एतबार से, कुछ भलाई के एतबार से, आमन इंसानियत के एतबार से भी चीज़ों को देखना चाहिए। ये नहीं कि हर चीज़ बस मफाद और इक़्तिदार और सियासत और ये वो। ये भी सोचें कि हम भी इंसान हैं, वो भी इंसान हैं, और कैसे इंसानियत बची रहे। तो इसलिए जो है मैं समझता हूँ कि लाल किले से भी जो पीएम ने बात कही थी उस पर भी वो गौर करें, और फिर मैं समझता हूँ कि ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो जाएंगी। पाकिस्तान को भी ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि वो भी तबाह हो चुका है, और इधर उधर के कहने से कुछ नहीं होगा कि कभी आप अमेरिका का हाथ अपने सर पे रख करके और सीना चौड़ा कर रहे हैं, कभी चाइना का हाथ सर पे रख करके और सीना चौड़ा कर रहे हैं, और कभी ये, और कभी जो है वो आप मुस्लिम ममालिक का हिसाब, हम तो चूँकि 56 मुस्लिम ममालिक, ये सबसे कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक खुद स्ट्रॉन्ग इंसान नहीं होता, मजबूत नहीं होता, कोई किसी की मदद नहीं करता है और उसका कोई नतीजा नहीं निकलता। तो इसलिए अपना जो स्ट्रक्चर है उसको मजबूत कीजिए और पड़ोसी से अच्छा रिश्ता कायम कीजिए, इसी में भलाई है। जी मुमताज़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया बहुत बहुत। नाजरीन, आज हमारे साथ ख़ास बातचीत करने के लिए मौजूद थे डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी साहब। नाजरीन, आज हमने उनसे कश्मीर मसले पर कुछ ख़ास बातचीत की। तो नाजरीन, हम फिर हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।